अच्छा, यहाँ पे आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, तो फ्रुक्टोज भी मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ। फ्रुक्टोज में भी इसी तरीके से सिक्स कार्बन्स होते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप है। यानी कि फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोज है, जबकि ग्लूकोज एक एल्डोज है। तो फ्रुक्टोज ड्रॉ करना सिखाती हूँ। इसमें भी इसी तरीके से सिक्स कार्बन है, तो सिंपली आपने सिक्स कार्बन की एक चेन ड्रॉ करनी है। जिस तरह यहाँ पर हमने सबसे पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप ड्रॉ कर लिया था पहले कार्बन पे, तो इसी तरह हम यहाँ पे कीटो ग्रुप ड्रॉ करेंगे। लेकिन कीटो ग्रुप कभी भी पहले कार्बन पे ड्रॉ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप के दोनों साइड पे आर चेन होनी चाहिए। अल्काइल ग्रुप दोनों साइड्स पे कीटो ग्रुप के होना चाहिए, तो कीटो ग्रुप हमेशा दरमियान में होता है। तो इसलिए हम पहले पे ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरे पे ड्रॉ करेंगे, दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप ड्रॉ किया। अब बाकी वही सिंपल सी आपने रखनी है चीज़ कि सारे कार्बन्स के ऊपर आपने एक एक OH ग्रुप ड्रॉ कर देना। एक OH यहाँ पे ड्रॉ होगा, एक OH यहाँ पे। ये जो एक OH ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ होता है ना, ये आपने ऑपोजिट साइड पे ही याद करना है। इसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया जाता है। वो रीज़न इसलिए अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, बहुत लंबा। ठीक, तो ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। OH ड्रॉ करने के बाद जो बाकी ग्रुप्स बाकी जगह रह जाएंगी, हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो बाकी OH ड्रॉ करने के बाद बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। इसके ऊपर कीटो ग्रुप के ऊपर आपने कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। तो टोटल इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं इस कार्बन। ठीक, तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने लाजमन याद करना है। ये 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड्स हैं। इनसे जुड़ के बहुत सारे डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक, इसी तरह और भी काफ़ी तरह की 3 कार्बन 4 कार्बन शुगर्स हैं, जैसे ये 3 कार्बन वाली ग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी एक शुगर है। 3 कार्बन वाली ग्लिसरल्डिहाइड, 5 कार्बन वाली राइबोज, 6 कार्बन वाली ग्लूकोज, 6 कार्बन वाली ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। 4th कार्बन पे इसका OH जो है वो राइट साइड पर है और इसका OH लेफ़्ट साइड पर है। ये फ़र्क है इनमें। ये OH की पोजीशन से नया कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। लेकिन आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज याद कर लें। और ये 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड ये आप याद कर लें इसका स्ट्रक्चर। अब इसी तरह ये तो सारे के सारे एल्डोजेस थे ना, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें भी एल्डिहाइडिक, इसमें भी एल्डिहाइडिक, तो ये सारे के सारे एल्डोजेस हैं। और ये जो नीचे बने हुए ये कीटोजेस हैं। ये 3 कार्बन वाला कीटोज है, ये 5 कार्बन वाला कीटोज है और ये जो है 6 कार्बन वाला कीटोज है जिसका नाम फ्रुक्टोज है। तो आप फ्रुक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लूकोज याद कर लें। अच्छा, ये एक और शॉर्ट सा टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन ये आप इस टॉपिक को पढ़ लें। और ये है साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था वो भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने सीखा था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में स्ट्रेट चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब वो स्ट्रेट चेन फॉर्म कैसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये देखें, ये एक वैसे ही जनरल कंपाउंड 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। ये एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे इसके एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके लास्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है।
आप देख सकते हैं। जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसे कार्बन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है और साथ फिर ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर। अब होता इसमें ये है कि जो 4th कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के ज़रिए अटैक करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बन के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के दरमियान जब ये अटैक करता है तो ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ना हो तो फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। अब होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकल जाता है और कहाँ पर आके अटैच होता है, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये ऐसे यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिंग स्ट्रक्चर में 4 कार्बन्स होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स होते हैं और 5th ऑक्सीजन होता है। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग बना है इस फॉर्म को कहते हैं फ्यूरेनोस फॉर्म, और इसी तरीके से एक 6 मेंबर्ड रिंग भी बनता है, उसको हम पायरेनोस फॉर्म कहते हैं। अब ये वाला रिएक्शन किसी भी कार्बोहाइड्रेट के दरमियान हो सकता है, किसी भी मोनोसैकेराइड के दरमियान हो सकता है। ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर था, जो 5 कार्बन वाला होगा उसमें भी ये हो सकता है, 6 कार्बन वाले में भी हो सकता है। ठीक, जब 4th कार्बन का हाइड्रोजन अटैक करेगा एल्डिहाइड कार्बन पे तो ऐसा रिंग बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक, और अब पायरेनोस फॉर्म कैसे बनती, ये इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लें। फ्यूरेनोस फॉर्म की ही एग्जांपल है। इसमें ये वाला एक कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है, इसमें ये 4th कार्बन का OH ग्रुप इसके कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसी तरीके से ये रिंग आगे बनता है। यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो 4th कार्बन का जो OH ग्रुप था इसने अटैक किया कार्बन पे, ये वाला ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ गए और यहाँ से इसका जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पर जाकर लग गया, तो ये फ्यूरेनोस फॉर्म बन गई। इसी तरह हर कार्बन के ऊपर उसका OH ग्रुप एज इट इज़ लगा हुआ होगा। नेक्स्ट है पायरेनोस फॉर्म। पायरेनोस फॉर्म कब बनती है, पायरेनोस होती कौन सी है, 6 मेंबर्ड रिंग बनता है पायरेनोस फॉर्म में, और ये होती कब है, जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का 5th नंबर का जो कार्बन है उसका OH ग्रुप अटैक करता है एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर। जैसे यहाँ पर 5th कार्बन पे जो OH लगा हुआ था उसने अटैक किया इस पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए और ये वाला हाइड्रोजन निकल के बाद में इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाती है। ये वो वाला ऑक्सीजन है जिसने अटैक किया है और ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला ऑक्सीजन है जिसके साथ हाइड्रोजन लगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्होंने आपको 2 फॉर्म्स दिखाई हुई। ये जब अटैक हुआ है और रिंग बना है तो इन्होंने आपको 2 रिंग्स दिखाए हुए हैं, एक ये वाला रिंग दिखाया हुआ है, ये वाला रिंग दिखाया हुआ है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये वाला रिएक्शन होता है तो ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन नंबर 1 जो कि एक्चुअल में एल्डिहाइड का कार्बन था, इस कार्बन का नाम होता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन ऊपर की तरफ भी हो सकती है और OH की पोजीशन डाउनवर्ड भी हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, जब OH की पोजीशन अपवर्ड होती है तो इस वाली फॉर्म को हम बीटा फॉर्म कहते हैं, और जब OH की पोजीशन डाउनवर्ड होती है तो इस फॉर्म को हम अल्फ़ा फॉर्म कहते हैं। तो ये राइबोस है, राइबोस की का अब पायरेनोस रिंग बन गया है, तो अब हम इसको
बीटा राइबोपायरेनोस कहेंगे और इस वाले को हम अल्फ़ा राइबोपायरेनोस कहेंगे। ये डी बीच में क्यों लिखा हुआ है ये एक अलग टॉपिक है, ये फ़िलहाल मैं आपको नहीं करवा रही, ठीक है। तो एक फ्यूरेनोस फॉर्म होती है, ये वो होती है जब फोर्थ कार्बन का ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ और 5 मेंबर रिंग बनता है। और पायरेनोस फॉर्म उस वक्त बनती है जब फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन होता है और 6 मेंबर रिंग बनता है। अब नेक्स्ट जो हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो कि दोनों 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स हैं, दोनों के 6 कार्बन होते हैं, दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं, इनकी आपने केमिस्ट्री पढ़नी है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत अकरेंस पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट शुगर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और शुगर है ग्लूकोज। ये कहाँ पर होता है? हनी में होता है, स्वीट फ्रूट्स में होता है जैसे कि ग्रेप्स में, मैंगोज़ में। ग्लूकोज ब्लड में भी होता है, यूरिन में भी होता है। इट इज़ द नेम ऑफ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड और हम इसको मेजर भी कहते हैं जिसको ब्लड शुगर कहते हैं। और ये यूरिन में भी मौजूद होता है डायबिटिक पर्सन। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है यानी कि लाइट को रोटेट करता है किसी ना किसी डायरेक्शन में। बाकी कलरलेस होता है, स्वीट क्रिस्टलाइन होता है यानी कि मीठा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट 419 किलो केल्विन है इसका। वाटर में सॉलेबल होता है, अल्कोहल में थोड़ा सा सॉलेबल होता है, ईथर में भी होता है थोड़ा बहुत सॉलेबल। चीनी के मुकाबले में इसका 75% मीठा है यानी कि ग्लूकोज का मीठा चीनी के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं फ्रुक्टोज़ की। फ्रुक्टोज इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नोन शुगर्स, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मीठा जो है ना वो फ्रुक्टोज़ में होता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नोन, जितनी भी शुगर्स का हमें पता है उनमें से सबसे ज़्यादा स्वीट फ्रुक्टोज़ है। ये पानी में रेडिली सॉलेबल होती है, अल्कोहल में इसी तरह थोड़ा बहुत सॉलेबल होती है और ईथर में बिल्कुल भी नहीं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसके। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म 375 केल्विन इसका है और इसकी रोटेशन की वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे कि लिवर रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज़। अब ये बात, इसमें आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के। एक बात आपने याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन हमेशा कौन सी चीज़ शो करती है? फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ में एक फंक्शनल ग्रुप दोनों में OH है, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एक फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो आप बेसिकली इन 3 फंक्शनल ग्रुप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे। जो आपने अल्कोहल के चैप्टर में अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़े और एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जो एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस पढ़े हैं वही रिएक्शंस यहाँ पे पढ़े जाएंगे। अब वो आपने पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मैं उनको आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूँगी, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि मॉलिक्यूल का सिर्फ एक पार्ट रिएक्ट करेगा। और वो अब जैसे अब माइल्ड ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज़ करने के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो आप देखें कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे CH2OH सबसे पहले होता है, उसके बाद CHOH होता है, 4 CHOH होते हैं, तो CHOH को 4 इकट्ठा करके लिखा हुआ है और एंड में CHO होता है, तो ये इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो जब ऑक्सीडेशन होती है ब्रोमीन के साथ सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क आता है कि ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसमें ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहता है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी कि CHO ग्रुप की जगह
C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लग जाता है। ठीक, तो इन रिएक्शंस को याद करना इसलिए आसान है कि पूरा मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक पार्ट में चेंज आ रहा होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो फिर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिसाल यहाँ पे कौन सी है, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन किया जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में इसमें क्या चेंज आएगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप तो BCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सबसे शुरू में CH2OH लगा हुआ है ये कहाँ लगा होता है, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये पढ़ा हुआ है इस तरह से, एक मिनट। तो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा हुआ है। इन्होंने इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखा है कि पहले इसको लिख दिया CH2OH, ये लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 CHOH लिख दिए, CHOH 4 ये लिख दिए, और उसके बाद फिर ये लिख दिया। तो इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा गया। तो अब आपने इसको इसी तरह से इमेजिन करना है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन क्या होगा कि इसका ये वाला हिस्सा भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये शुरू में जो CH2OH है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैंने एक रिएक्शन सिखाया है मगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आपने देख लिया कि इसमें ये चेंज आएगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस रीएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रीएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और एमोनिया के सोल्यूशन को, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स करते हैं तो इस रीएजेंट का नाम होता है टॉलेंस रीएजेंट। टॉलेंस रीएजेंट के साथ ये टॉलेंस रीएजेंट दो कंपोनेंट को मिला के बनता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं। सिल्वर ऑक्साइड असल में ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसका जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होता है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी मॉलिक्यूल को कुछ भी नहीं होता। एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे बनती है कि सिल्वर, अगर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है तो सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो फिर बीकर की दीवार पे और बेस के ऊपर और साइड की दीवारों में सिल्वर जमा होना शुरू हो जाएगा और वो दिखने में बिल्कुल शीशे जैसा लगेगा। ये देखें, बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कि जब टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा सही नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ग्लूकोज का सोल्यूशन है और इसके अंदर जब सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है AgNO3 प्लस एमोनिकल सिल्वर साथ में एमोनिया सोल्यूशन डाला जाता है और इस टेस्ट ट्यूब को जब हिलाते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो सिल्वर ऑक्साइड बनाती हैं और फिर सिल्वर ऑक्साइड का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन करने की सूरत में ग्लूकोनिक एसिड तो बनता है, साथ में सिल्वर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। नीचे कहाँ बैठता है, ये टेस्ट ट्यूब की दीवारों में हर जगह सिल्वर, और ये दिखने में जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है तो ये बिल्कुल शीशे की तरह लगने लगता है दिखने में। तो इसकी और पिक्चर्स भी देखें, ये बिल्कुल जितना अच्छा रिएक्शन होता है ये उतना शीशे की तरह टेस्ट ट्यूब दिखने में लगना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये बिफ़ोर आफ्टर है, और भी पिक्चर्स हैं, ये इस तरह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ इसका टेस्ट लिखा हुआ है। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है, इसको फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाती हैं, और ये कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो असल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसका भी जब रिएक्शन होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, बाकी पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो उसको कुछ भी नहीं होता। एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में, और एक ये बाय प्रोडक्ट बनती है। बाय प्रोडक्ट क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या कहते हैं, सॉलिड। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठ जाती है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि फेलिंग सोल्यूशन का अपना कलर पहले ब्लू था। ये फेलिंग सोल्यूशन का अपना कलर पहले ब्लू था क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट डला हुआ होता है, तो कॉपर सल्फेट की वजह से इसका रंग पहले ब्लू होता है। बाद में जब रिएक्शन हो जाता है तो ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। रेड कलर की प्रोडक्ट इसमें नज़र आना शुरू हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाती है।
अच्छा, मज़ीद फ्रुक्टोज़ की ऑक्सीडेशन की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो फ्रुक्टोज़ का रिएक्शन नहीं होता, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड और के साथ फ्रुक्टोज़ की ऑक्सीडेशन होती है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? फ्रुक्टोज़ का जो OH CH2OH ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला वाला भी और आखिरी वाला भी, ठीक है। दरमियान बेसिकली ये फ्रुक्टोज़ की जब ऑक्सीडेशन होती है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। 3 तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं यहाँ पर हमें। तो एक प्रोडक्ट तो मिलती है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। इसमें क्या होता है, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और दरमियान के ये 3 CHOH जो है वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं। तीसरा ग्लाइकोलिक एसिड COOH CH2OH, और दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड, और तीसरा टार्टारिक एसिड। इसमें 2 C डबल बॉन्ड OH होते हैं और दरमियान में 2 CHOH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होती है। Unlike other ketone, it reduces tolerance reagent, mild weak oxidizing agents जैसे कि टॉलेंस reagent और फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्रुक्टोज। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज इन एल्कलाइन मीडियम। तो इसका रिएक्शन नहीं है, लेकिन बस आप ये पढ़ लें कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिडक्शन रिएक्शंस, ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस हो जाता है सॉर्बिटोल में। ग्लूकोज रिड्यूस होकर सॉर्बिटोल बनाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सोडियम और वाटर का एमेल्गम, ठीक। ग्लूकोज की रिडक्शन, ये ग्लूकोज है, सोडियम और मरकरी का एमेल्गम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, साथ में वाटर, और इससे सॉर्बिटोल बनता है। रिडक्शन में क्या होता है हमेशा? रिडक्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप वापस OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप वापस OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है, CHO CH2OH में, बस ये चेंज आया है, ठीक है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा, या और रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसकी रिडक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन में क्या होगा, फिर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सब के सब किस में रिड्यूस हो जाएंगे? ये अल्केन बना देंगे, ये सारे के सारे अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो अल्कीन में होते हैं, और अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है तो वो अल्काइन में होते हैं। अल्काइन की ऑक्सीडेशन से फिर अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन की बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर देंगे तो वो अल्कोहल बनाने की बजाय वो डायरेक्ट अल्केन बना देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ना, तो 6 कार्बन वाला ही अल्केन बन जाएगा, यानी हेक्सेन बन जाएगा। और ये एक बाय प्रोडक्ट साथ में आयोडोहेक्सेन बना है, लेकिन मेन प्रोडक्ट इसकी ये है। हर रिएक्शन आपको पहले ग्लूकोज के साथ दिखाया जाता है और फिर फ्रुक्टोज के साथ। तो फ्रुक्टोज के साथ जब रिएक्शन होता है, जब सोडियम और मरकरी का एमेल्गम कहते हैं, सॉर्ट ऑफ मिक्सचर आप कह सकते हैं, सोडियम और मरकरी का मिक्सचर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर की मौजूदगी में जब इसका फ्रुक्टोज के साथ रिडक्शन रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है कि ये कीटो ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CHOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक मैनेटोल और एक सॉर्बिटोल। तो मैनेटोल में क्या है, OH लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और सॉर्बिटोल में OH राइट साइड पे मौजूद है।
ये फ़र्क है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। इसका रिएक्शन किस तरह से होगा? हाइड्रोक्सिल अमीन, पहले आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH, एमोनिया का डेरिवेटिव होता है। एमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो NH2 रह जाएगा और उस एक हाइड्रोजन की जगह OH अगर बने लगेगा तो इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पर इन्होंने इस मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। किस तरीके से? एक बॉन्ड भी यहाँ पर मिसिंग है। इन्होंने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा हुआ है NOH और NH2 के H2 को थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है। ठीक, तो ये उसी तरह, ये बेसिकली यही मॉलिक्यूल है NH2OH। इसको थोड़ा सा चेंज करके यानी कि H2 को अलग से करके इसलिए लिखा है क्योंकि इसने बाद में रिएक्ट करना है। तो अब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो आपने याद रखना है कि इन रिएक्शन में सिर्फ एक चीज़ पार्टिसिपेट करती है। एल्डिहाइड ग्रुप का भी C डबल बॉन्ड O पार्टिसिपेट करता है, कीटो ग्रुप का भी C डबल बॉन्ड O ही पार्टिसिपेट करता है, और बाकी पूरे का पूरा मॉलिक्यूल अपनी जगह रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब आप यहाँ पर देखें कि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 जो है वो मिलके पानी बना लेते हैं। तो पीछे क्या प्रोडक्ट बचती है? पीछे ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ से आया है? ये एल्डिहाइड ग्लूकोज में से आया है, और इसका जो ये डबल बॉन्ड था ये अपनी जगह रहा डबल बॉन्ड, और इसके आगे जो है वो NOH लग गया, ये वाला हाइड्रोक्सिल अमीन का। और इन दोनों के दरमियान में से यहाँ से जो ऑक्सीजन आया था और यहाँ से जो हाइड्रोजन आया था, इसने मिलकर वाटर बना लिया। तो आपको ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन का याद होगा, तो प्रोडक्ट लिखना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से जब फ्रुक्टोज़ का रिएक्शन होगा तो फ्रुक्टोज़ में भी C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलके ये वाला हिस्सा ये बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को ऑक्साइम लिंक कहते हैं, ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होगा। फिनाइल हाइड्रोजीन में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजीन क्या है। हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल ये है NH2NH2। अब अगर इसका एक NH2 पे से हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह फिनाइल रिंग लगा दें, ये बेंजीन से मिलता जुलता दें, तो अब ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका फार्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है NH2 NH और C6H5, यानी फिनाइल ग्रुप को C6H5 करके लिखा जाता है, ये इधर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से फिर इसका यहाँ पे नाइट्रोजन का H2 इन्होंने पहले लिखा हुआ है क्योंकि इस H2 ने इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो इसका ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल के वाटर बना लेंगे, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा जैसे यहाँ पर जुड़ा है। तो अब ये जो लिंक बना है इसको हाइड्रोजोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड NH C6H5, ये हाइड्रोजोन फंक्शनल ग्रुप फिनाइल हाइड्रोजोन कहलाता है। बाकी मॉलिक्यूल उसी तरह रहेगा। तो ये ऐसे रिएक्शन नहीं जिसमें बहुत लंबा चौड़ा आपको कुछ याद करना पड़े, बड़ा सिंपल सा, सिर्फ आपको ये याद करना है कि इधर से हाइड्रोजन निकलेगा H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, और बाकी बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ था ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। तो आपने इस तरह प्रोडक्ट लिखना नहीं है। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जो रिएक्शन होता है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि एक और फिनाइल हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल आता है और ये जो सेकंड नंबर पे CHOH है इसको तोड़ देता है। किस तरह से तोड़ता है कि यहाँ से दोनों हाइड्रोजन्स को निकाल लेता है और पीछे क्या रह गया, सिर्फ CO रह जाता है, यानी कि यहाँ पे कीटो ग्रुप बन जाता है। ये जो दो हाइड्रोजन निकाले हैं कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये फिनाइल हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और ब्रेक यहाँ से होता है। तो NH2 एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ पे NH3 बना लेता है, और यहाँ पर जो C6H5NH था ये भी एक हाइड्रोजन लेके C6H5NH2 बन के एनालीन बना लेता है। तो ये सेकंड स्टेप में होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा?
कि थर्ड स्टेप में जो यहाँ पर ये जो कीटो ग्रुप लगा है, कीटो ग्रुप के साथ वही वाला फर्स्ट स्टेप वाला रिएक्शन होगा कि इसका H2 एक तीसरा मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का आएगा और उसका हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन मिलके ये एक और फिनाइल हाइड्रोजोन लिंकेज बना लेंगे। तो ये इस तरह ये वाला रिएक्शन जो है ये चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये इसका रिएक्शन OH के साथ भी हो जाता है, इस वजह से चलता रहेगा। याद रहे कि ये जो 3 स्टेप वाला रिएक्शन है ये किसके साथ हो रहा है, ये ग्लूकोज के साथ हो रहा है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। और फ्रक्टोज के साथ ये वाला रिएक्शन किस तरीके से होगा, ये फ्रक्टोज के साथ भी इसी तरीके से होगा। फ्रक्टोज में इसका फिनाइल हाइड्रोजीन का हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ था ये डबल बॉन्ड अब इस नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। इसको फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं। फिर मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH में ग्लूकोज का OH जो है वो मिथाइल अल्कोहल के H के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और बाकी ये दोनों चीज़ें आपस में जॉइन हो जाती हैं, C6H11O5 और ये